और इंटरनेशनल फंड्स में भी कई सारे ऐसे फंड हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक नज़र ज़रा टॉप 5 ओवरसीज़ फंड्स पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे बेहतर रिटर्न दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF FOF की हम लोग बात करते हैं जो कि टॉप 5 फंड्स में शामिल है। इसने 102% का रिटर्न दिया है। हम चाहेंगे एक बार PCR टीम से जो हमारे जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम से पहले उनको यहाँ पर ले आए, क्योंकि हम लोग उसकी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता दें कि मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF FOF ने 102% का रिटर्न दिया है। उसके बाद DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF ने 91.42% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे एसेट नाइसे फैंग प्लस ETF फंड ने 81.86% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स FOF जिसने 64.99% यानी कि 65% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और मेरे एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF FOF ने 57.74% का रिटर्न दिया है। ये हैं टॉप 5 ऐसे फंड्स जिन्होंने पिछले एक साल में इंटरनेशनल एक्सपोजर के मामले में सबसे बेहतरीन फंड्स रिटर्न्स दिए हैं। सर इस पर एक सवाल ये भी रहता है कि मैं लगातार इसमें देख रहा हूँ कि पहली बात तो मेरा एसेट यहाँ पर हावी है टॉप 5 फंड्स में, वहीं जो एक्सपोजर है वो मोस्टली US मार्केट को लेकर ही है और दूसरा आपका नाइसे का फैंग सैंग है। उसके अलावा दूसरे ग्लोबल जो आपके इंडाइसेस है उस पर एक्सपोजर कम है, इसकी वजह बता सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल फंड्स पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुए हैं। अगर आप देखेंगे 2020 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद पूरी इंटरनेशनल मार्केट में काफी करेक्शन हुआ था एंड इंडियन मार्केट में जो करेक्शन हुए थे वो लास्ट एक साल के अंदर अंदर रिकवर हो गए थे। तो ग्लोबली क्या ट्रेंड देखा है, इंडियन इक्विटी में एक ट्रेंड देखेंगे, जब भी कोई चीज अंडर वैल्यूड होती है जनरली वो 1 या 2 साल के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। एंड जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे एसेट का हैंग सेंग ETF। ये एक जितनी भी पैसा है इस फंड के अंदर, जितनी भी टेक कंपनीज है, AI रिलेटेड कंपनीज है, वहां पे इन्वेस्ट होता है, जिसके अंदर आपने देखा है लोगों ने हमेशा वो चीज को चेस करने की कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट फ्यूचर हो सकता है इंडस्ट्री का। एंड AI इज वन ऑफ द बिग थिंग विच इज कमिंग इन अ लॉन्ग वे। सेकंड बात करते हैं DSP के गोल्ड फंड की। आप सबने देखा है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, चाहे वो टेरिफ्स की सिचुएशंस हो, उस केसेस में जनरली लोग गोल्ड या सिल्वर की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। तो सेकंड जो विनर रहा है वो डेफिनेटली गोल्ड रहा है या गोल्ड माइनिंग कंपनीज रही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है। थर्ड जो अब हमने बात करी है US की, देखिए US इज अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां US से आती हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, वन प्लस हो, एनी कंपनी यू नेम इट, यू विल फाइंड अमेजोन हो फॉर दैट मैटर। वो ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके बिजनेसेस सिर्फ US में नहीं है, वो ग्लोबली काम कर रही हैं। तो हमेशा जो कंपनी सबसे बड़ी होंगी, सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करने वाली कंपनियां होंगी, सबसे ज्यादा रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन आप देखेंगे सबसे ज्यादा उन्हीं के पास जनरेट होगा। एंड मेरे एसेट का जो NYSE फैंग फंड है, इसका नाम भी यही है फैंग, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, तो ये सिर्फ टॉप 10 कंपनीज ऑफ US में इन्वेस्ट करता है और पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस वजह से सबसे ज्यादा रिटर्न इस फंड के रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फंड्स की बातचीत, लेकिन क्योंकि ओवरसीज फंड है, ओवरसीज मार्केट्स को भी देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में पिछले एक साल का प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले अगर बात करें हम चाइना की मार्केट की, हैंग सेंग की 32% का जो है रिटर्न इसने दिया है। अगर बीते एक साल की बात करें, नैस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें, US मार्केट है, 23% का रिटर्न इसने दिया। निकी 225 की बात करें, जापान का इंडेक्स है, इसने 17% का रिटर्न बीते एक साल में दिया है। डैक्स की बात करें, जर्मनी का इंडेक्स है, 18% का रिटर्न। S&P 500 की बात करें, ये भी US इंडेक्स है, 15% का रिटर्न इसने दिया। सेंसेक्स जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडेक्स है, उसकी अगर बात करें, -6% का रिटर्न, जो लगातार बात हो रही है कि ग्लोबल मार्केट में जो है हमारा जो डोमेस्टिक इंडेक्स है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन बाकी जो इंडेक्सेस हम देख रहे हैं इंटरनेशनल, उनमें देखिए आप कितनी अच्छी बढ़त दिख रही है। खासकर कि अगर चाइना के इंडेक्स की बात करें, 32% का बीते एक साल में इसने रिटर्न दिया। यही इसमें दिव्या आप निफ्टी को भी जोड़ लीजिए क्योंकि उसने भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। करीब एक साल के प्रदर्शन की अगर बात करेंगे तो -5.70 का रिटर्न निफ्टी ने भी दिया है। तो यहाँ पर सर अगर एक तरह से देखा जाए तो फिर लगातार जितने भी आप देखेंगे जो टॉप इंडाइसेस हैं उसमें चाइना का है, US का है, जापान का है, जर्मनी का है, US का है, सब पॉजिटिव में है। लेकिन अपने इंडाइसेस अगर हम लोग देखें सेंसेक्स और निफ्टी को, तो
पॉजिटिव की जो बात तो छोड़िए, वो नेगेटिव में है। इतना बड़ा फर्क क्यों यहाँ पर दिख रहा है और निवेशक इसको किस तरह से ले सकते हैं? दूसरा सर, इसमें क्या हम लोग एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं कि अगर मार्केट गिरा हुआ है तो उसकी अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाया जाए उसको और उसमें निवेश किया जाए एज एन म्यूचुअल फंड्स में? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो आपने दो सवाल पूछे हैं कि देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूटर ऑफ मनी है वो दो ब्रॉडर कैटेगरीज है। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम FIIs के नाम से जानते हैं, जिसमें देश के बाहर से जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड हमारे मार्केट्स के अंदर पैसा ग्रोथ होती है। दूसरे होते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स हो गए, फैमिली ऑफिस हो गए एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर वो एक लमसम में बड़ा पैसा पार्क करते हैं। तो अगर आप देखें एक डेटा पॉइंट के हिसाब से देखें तो 2020 से लेके 2024, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ डेटा की, इन 4 सालों में आप देखेंगे इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में किसी भी साल में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने 2020 में लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो 2024 सितंबर तक आते आते लगभग उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में हो गई होगी। सिमिलरली जब FIIs ने ये पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उन्होंने भी एक अच्छा खासा मुनाफा इंडियन मार्केट में कमाया है। उसके दो सबसे बड़े रीजन रहे हैं। 2020-21 के टाइम पे जब फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट गिराने शुरू करे थे तो US के मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट चले गए थे। तो उनको कह लीजिए कि जो पैसा अपना मिल रहा था वो ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल था, चूंकि वो ग्लोबली मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बना रहे थे। पर जैसे जैसे वहां की इन्फ्लेशन सिचुएशंस खराब हुई, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ US में, तो जो बैंक्स ने से पैसा FIIs ने पिक किया था 0% पे, जब उन्होंने बाद में वो पैसा वापस देना शुरू करना था तो उनको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा लैंड हो रहा था। तो उन्होंने ये सिचुएशन देखी कि जब फेड अपने रेट इंक्रीज कर रहा है तो उनको एक सिचुएशन करनी है, वो पैसा बैंक को वापस लौटाना है। तो उन्होंने इंडियन इक्विटी से वो पैसा जल्दी जल्दी निकालना शुरू किया एंड ग्रेजुअली उन्होंने वो पैसा पे बैक अपने US मार्केट में बैंक्स को पे करना शुरू किया। तो यहां से पैसा निकला और वो वापस से फॉरेन मार्केट्स में री इन्वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट हुआ है।